Assalamualaikum viewers, welcome to the Chemiology. I am your tutor or your teacher or your instructor अवैज़ अनवर अली। तो लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था। इक्विलिब्रियम क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, तमाम तर चीज़ों को अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, पहली चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ आज जो हम करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ये आपके पास बेसिकली एग्ज़ाम्स के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, केमिकल इक्विलिब्रियम की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके हवाले से भी बड़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो आज की वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन आपके पास इंट्रोड्यूस कराया गया है कब? 1864 में। किसने? गुल्डबर्ग ने। अभी इस लॉ के मुताबिक आपके पास क्या बात है, ये किस तरीके से होता है ये लॉ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। The rate of the reaction is directly proportional to the active masses of reactant or product. Here active masses means concentration whose unit is mole पर डेसीमीटर क्यूब। बड़ी आसान सी बात है केमिकल इक्विलिब्रियम में या लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर कि द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। हेयर एक्टिव मासेस मीन्स कंसंट्रेशन वुज यूनिट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यानी आपके पास किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है, यानी जो कितने वक्त में जो है वो प्रोसीड हो रहा है, वो आपके पास बेसिकली डिपेंड करता है किस चीज़ पर? कंसंट्रेशन पर। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो एक बात याद रखिएगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है एक्टिव कॉलिजन्स की वजह से। जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी चांसेस ऑफ कॉलिजन भी ज़्यादा होंगे, तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। जितनी कंसंट्रेशन कम होगी चांसेस ऑफ कॉलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स भी कम होंगे, सो द रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई कि एक्टिव मासेस के बराबर हो जाता है। यहाँ पर एक्टिव मासेस से मुराद क्या हो जाती है? कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। बड़ी आसान सी बात है। अब आपके पास लेट सपोज मेरे पास एक रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, M इंटू A N इंटू B रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब भी हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे सो इट ऑलवेज भी प्रोसीड इनटू द रिवर्सिबल रिएक्शन। तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? X इंटू C और Y इंटू D। बड़ी आसान सी बात हो गई। M इंटू A प्लस N इंटू B, X इंटू C प्लस Y इंटू D, डेट इज़ द रिएक्टेंट, डेट इज़ द प्रोडक्ट। M is the coefficient of A while N is the coefficient of the B. X is the coefficient of C on the other hand, Y is the coefficient of the D. ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन आ गया। अब आपके पास कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएंगी? ये A, B, C, D। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास लिखी किस तरीके से जाती है? इस चीज़ को कॉन्सेंट्रेशन हमेशा लार्ज ब्रैकेट में लिखी जाती है। जो भी आपका सबस्ट्रेट होगा ये अंदर आ जाएगा, कोफिशिएंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्सपोनेंट में। सबस्ट्रेट आ गया अंदर, कोफिशिएंट एक्सपोनेंट में। अंदर आ गया, कोफिशिएंट किस में आ गया? एक्सपोनेंट में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक से मुराद क्या होगा? नेक्स्ट जो अगर हम डेरिवेशन ड्राइव करेंगे इस चीज़ का, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब
ठीक है। बात क्या थी कि द रेट ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ मास एक्शन की इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। तो रिएक्शन को मैं दोबारा से लिखना चाहूँगा, आप भी ध्यान से देख लीजिएगा। m किसके बराबर हो जाएगा, या m इंटू ए इज इक्वल टू या प्लस n इंटू बी इज इक्वल टू x इंटू सी प्लस वाई इंटू डी के बराबर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, f का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉरवर्ड रिएक्शन। सो द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेट ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन इज डायरेक्टली आर एफ किसके बराबर हो जाएगा, जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। के एफ क्या आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। याद रखिएगा क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइम्स एम कंसंट्रेशन ऑफ बी टाइम्स एन। सेम इसी तरीके से आपके पास रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, या कंसंट्रेशन ऑफ सी पे पावर एक्स कंसंट्रेशन ऑफ डी पे पावर वाई। सो रेट ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन इज इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आर का मतलब क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। फॉरवर्ड रिएक्शन की क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ उल्टा हो गया, सही है, कंसंट्रेशन ऑफ सी पे पावर एक्स और डी पे पावर वाई। अच्छा, अगर आपको याद हो केमिकल इक्विलिब्रियम किसके बराबर होता है, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बिल्कुल सेम सी बात है कि जितना रिएक्टेंट होगा उतना प्रोडक्ट होगा, जब भी तो हमारे पास इक्विलिब्रियम आएगा, अदरवाइज इक्विलिब्रियम आने की कोई कंडीशन ही नहीं होगी। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए पे एक्सपोनेंट एम कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर एन। आर भी किसके बराबर हो जाएगा, या आर आर किसके बराबर हो जाएगा, आर आर तो समझ गए होंगे आप लोग। के आर इज इक्वल टू या आर आर इज इक्वल टू सी पे पावर एक्स और डी पे पावर वाई। दोनों चीज़ें सेम आ जाएंगी। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बोर्ड को इधर लिख रहा हूँ या इधर की तरफ ला रहा हूँ, ठीक है। अब हम करेंगे क्या कि कांस्टेंट एक जगह रख लेंगे और कंसंट्रेशन एक जगह रख लेंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, के एफ अपॉन के आर इज इक्वल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ सी पे पावर एक्स डी पे पावर वाई अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर एम एंड डी पे पावर वाई। ठीक है, अब देखें जब दो कांस्टेंट एक साथ आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक नया कांस्टेंट बना लेते हैं। सो सिंस के एफ अपॉन के आर इज इक्वल टू के सी। अब यहाँ पर के सी क्या है, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कॉन्सन्ट्रेशन, यानी जो के सी एप्लीकेबल होगा, याद रखिएगा इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द सॉलिड एंड लिक्विड। के सी आपके पास किसके लिए एप्लीकेबल होगा, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड और लिक्विड के लिए एप्लीकेबल होगा। तो आपके पास कंडीशन क्या बन जाएगी, के सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी टाइम एक्स डी पे पावर वाई एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर एम बी पे पावर एन। ठीक है, तो के सी का अगर हमें लिखना है तो हमेशा कैसे लिखते हैं हम, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो याद रखिएगा जब भी हम के सी की वैल्यू लिखते हैं तो हमें क्या लिखना होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखना होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी, बड़ी आसान सी एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर एम कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर एन। रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इज इक्वल टू के आर कंसंट्रेशन ऑफ सी पे पावर एक्स
डी पे पावर वाई। अकॉर्डिंग टू द केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम आर एफ इज इक्वल टू आर आर, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। नाउ के एफ इज इक्वल टू ए पे पावर एम बी पे पावर एन इक्वल टू द के आर सी पे पावर एक्स डी पे पावर वाई। नाउ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रिवर्सिबल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएंगे, के सी के बराबर हो जाएंगे। और के सी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एट कंसंट्रेशन सॉलिड एंड लिक्विड। के सी इज इक्वल टू सी पे पावर एक्स डी पे पावर वाई अपॉन ए पे पावर एम बी पे पावर एन, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर आ जाता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के बराबर आ जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास गैसेज होंगे तो के सी की जगह क्या आ जाएगा, के पी। के पी का मतलब क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट द पार्शियल प्रेशर। तो नाउ के सी की जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा, फॉर गैसेस के सी इज इक्वल टू दी के पी। गैसेस के लिए हमारे पास होता क्या है, के सी किसके बराबर हो जाता है, के पी के बराबर हो जाता है, और कोई ज़्यादा रफ एंड टफ कंडीशंस नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इसको मज़ीद आगे की तरफ करेंगे। बस ये याद रखना है के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अच्छा बेटा, लेट सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है। वो रिएक्शन क्या है कि हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है किससे, आयोडीन से, और क्या बना रहा है, 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड के बना रहा है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि आपने वैल्यू ऑफ के सी मालूम करना है और यूनिट ऑफ के सी मालूम करना है। तो क्या आ जाएगा, टॉपिक क्या आ जाएगा, बेसिकली यूनिट ऑफ के सी। अच्छा, लाजमी नहीं है कि के सी का यूनिट हो, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है के सी का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, जैसे H2 + I2 इज इक्वल टू 2HI, के सी किसके बराबर हो जाता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के बराबर होता है। बड़ी आसान सी बात है। प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड पे स्क्वायर। रिएक्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू आयोडीन। अब आपको पता है कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये तो आपके पास केसी की इक्विलिब्रियम की इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब आपके पास कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो यूनिट निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, मोल अपॉन डेसीमीटर क्यूब पर होल स्क्वायर। H2 की जगह भी क्या आ जाएगा, मोल अपॉन डेसीमीटर क्यूब। I2 की जगह भी क्या आ जाएगा, मोल अपॉन डेसीमीटर क्यूब। मोल इंटू डेसीमीटर क्यूब, मोल इंटू डेसीमीटर क्यूब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर स्क्वायर अपॉन मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर स्क्वायर। दोनों कैंसिल हो गए। आपके पास केसी की वैल्यू क्या आ गई, 1। अगर केसी की वैल्यू 1 आ जाए तो इसका मतलब केसी का कोई यूनिट नहीं होता है। बड़ी आसान सी बात है। अच्छा, दूसरा करते हैं हम। दूसरा किस तरीके से होगा, N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। केसी किसके बराबर हो जाता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के बराबर हो जाता है। केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 पर स्क्वायर N2 और H2 पर क्यूब। ठीक है, बड़ी आसान सी बात हो गई यहाँ पर। नाउ ये निकल गई इक्वेशन हमारे पास। NH3 पर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब
और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर पावर 3। 2 से ये कैंसिल हो गया और यहाँ से एक -1 हो गया, तो क्या आ गया 1 मोल इंटू डेसीमीटर क्यूब पर स्क्वायर आ गया। अच्छा, तो क्या होगा, इन्वर्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूब को 3 2 ज़ा डेसीमीटर पावर 6 इंटू मोल इन्वर्स 2, दैट इज़ द यूनिट ऑफ केसी। तो केसी का यूनिट डिपेंड करता है नेचर ऑफ द रिएक्शंस पर आपके पास। ठीक है, यहाँ तक कोई, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी प्रॉब्लम्स को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी लोगों में शेयर करें। सो प्लीज़ शेयर टू योर क्लासमेट्स और योर बैचमेट फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन जस्ट प्रेस द बेल आइकॉन टू। तो यहाँ तक रखा है, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करेंगे। अल्लाह हाफिज़।